पीटर स्म्यूलिन से बढ़कर दूसरों की बीवियों को रिझाने, फुसलाने और पटाने वाला मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। हर तरह की महिलाओं को जीतने में उसे कामयाबी हासिल है, खासकर वो महिलाएं जो बहुत खूबसूरत हो और जिनका विवाह किसी अमीर, मशहूर और प्रभावशाली मर्द से हुआ। खैर, उसकी तारीफ में मेरा कुछ कहना नाकाफी हो, इसलिए बेहतर है कि आप उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनें। इजाजत हो तो कहूं कि दूसरों की बीवियों को पटाने वाला मुझसे बड़ा मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। अब ये बात मैं सिर्फ शेखी बगाड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूं। बाकी आंकड़ों की संख्या खुद ही बता देती है। वैसे आप लोगों में से जो भी दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल को खेलना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि एक पेन और कागज लेकर बैठे और नोट करें, क्योंकि मैं आपको अपने सारे मेथड यानी कि तरीके बताने जा रहा हूं। और हां, महिलाएं चाहें तो वो भी अपने बचाव के लिए इन तरीकों को नोट कर सकती हैं, लेकिन विश्वास कीजिएगा, अगर एक बार अगर मैंने किसी महिला को शिकार के लिए चुन लिया, तो विश्वास रखिए सारे मेथड्स, सारे नोट्स धरे के धरे रह जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी औरत को अगर आपको पटाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है धीरज। और हां, जिन लोगों में बर्दाश्त और धीरज का मादा नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है, नाव चलाएं, साइकिल दौड़ाएं, कोई और खेल खेलें। अब महिलाओं को पटाना उनके बस की बात नहीं है। खैर, आपको बता दूं कि अभी मेरे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन का वक्त हो रहा है। अभी कुछ ही देर में वो इस भाग से गुजरेगी। ये सोचकर ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। मेरे शरीर का रोम रोम चीख कर कहता है कि अपनी बाहें फैलाओ और उसे गले से लगा लो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे कोई बर्फ का गोला। तो आइए देखते हैं, वो आ रही है मेरे ख्वाबों की मलिका, अपने चिड़ी के गुलाम के साथ। ओह, पीटर स्म्यूलिन, क्या खूब मुलाकात हुई। हेलो माय डियर निकोलविच, कैसे हो तुम? बहुत शानदार नजर आ रहे हो। क्या बात है? शुक्रिया भाई, शुक्रिया। लेकिन पीटर, तुम तो एक नंबर के बदमाश हो भाई, हैं? तुम हमेशा शानदार नजर आते हो। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी पत्नी से तो मिले हो, आयरीना? ओ हाँ, उस दिन बिश्नोव्स के घर तुम इनके बगल में ही तो बैठे थे। मुझे नहीं पता आयरीना, उस रात इस जादूगर ने तुमसे क्या बातें की, लेकिन मैं तुम्हें आगे के लिए सावधान कर दूं, ये आदमी एक नंबर का बदमाश, बदनाम, कुंवारा और तलवारबाजी का उस्ताद है भाई। भाई पीटर, तुम्हारी तारीफ में फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ। ओ निकी, तुम तो हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। मैडम, बहुत खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। छोड़िए, अरे छोड़िए भी। ओ हाँ, हम लोग बस यूं ही बाग में टहलने के लिए निकले थे, तो अगर खाली हो और चलने का मन हो तो चलो हमारे साथ। फिलहाल मैं यहां से हिल भी नहीं सकता हूं निकी। मेरे जीवन में एक नए प्यार का आगमन हुआ है। उसे देखकर मेरे पांव पत्थर के हो जाते। जब तक उसका
फूल सा चेहरा ना देखूं, मुझ पे प्राण ही नहीं लौटते। भाई कमाल है भाई पीटर, कमाल है। तो कैसी है वो? खूबसूरत? खूबसूरत, बला की खूबसूरत, बला की हसीना। ऐसा लगता है कि आसमान से कोई हूर उतर आई। तो परेशानी कहाँ है? कोई अड़चन, कोई रुकावट? वही जो हमेशा होती, उसका पति। लगता है इस बार निराशा ही हाथ लगेगी। कैसी बात करते हो भाई पीटर, निराशा और तुम्हें हो ही नहीं सकता। भाई मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ किसी के भी साथ, और तुम जानते हो मैं शर्त तभी लगाता हूँ जब मुझे यकीन हो कि मैं जीतूंगा। कमाल करते हो भाई पीटर, कमाल करते हो। खैर अब मैं चलता हूँ। हाँ, और तुम लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, फंसेगी फंसेगी। मैडम बहुत बढ़िया रहा है ना। किसी असली प्रोफेशनल के काम को देखकर सर अपने आप इज्जत से झुक जाता है। वैसे अगर मैं सच कहूं तो आपने नोटिस किया होगा हमारी कोई बातचीत हुई? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी नजरें मिली? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी उसे मेरे बारे में कितनी जानकारी मिलती, जानते हैं कितनी? एक, कि मैं एक मशहूर कुंवारा हूं, और दो, मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूं पागलों की तरह, और तीन, कि मैं एक बहुत अच्छा तलवारबाज। और सच कहूं तो उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी। कई वजहें। एक, कि मैं एक घटिया चरित्र का गंदा आदमी। दूसरी वजह कि मैं अपने ख्यालों को, अपने जज्बातों को बयान करने में बेशर्मी की हद तक बेबाक। और तीसरी और सबसे खास वजह कि मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं बल्कि किसी और में। क्यों, सच कहा ना? वैसे अगर अपनी तारीफ में कुछ ज्यादा कह गया हूं तो माफी चाहूंगा। खैर आगे चलते हैं। अब वक्त है सम्मोहन का, हिप्नोसिस। लेकिन सम्मोहन आंखों से नहीं बल्कि जुबान के जहर से। ये जहर जो सांप जिस तरह अपना शिकार करता है, विश्वास कीजिए ये जहर उसके पति ही उससे मर्ज तक पहुंचे। लेकिन कैसे और कब, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे अचानक मेरी उसके पति से क्लब में मुलाकात हो जाती है। अरे पीटर, क्या बात है? आज बहुत बुझे बुझे से लग रहे हो। लगता है तुम्हारा मामला ठीक नहीं चल रहा। क्या इतना जाहिर हो गया है मेरा चेहरा? निकी, निकी मैं बर्बाद हो गया हूं निकी। आखिरी बार उससे तब मुलाकात हुई थी जब तुमसे और तुम्हारी प्रिय पत्नी से बगीचे में मिला। तब से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, और ना ही नींद आई। निकी, मैं क्यों ऐसी औरतों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूं निकी? वो तो मुझे कभी हासिल भी नहीं होगी। मुझे तो तुमसे रश्क होता है निकी। रश? हाँ, ईर्ष्या, एनवी। लेकिन भाई मेरे पास ऐसा क्या है जिससे तुम्हें ईर्ष्या होती है? तुम्हारे पास दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन। तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान किसी किसी को ही देता है, सर्वगुण संपन्न। लेकिन भाई मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आया कि ना जाने तुमने उसमें क्या देख लिया। जानते हो मैंने क्या देखा? सुशील था, शालीन था, संभ्रांत था। क्या नहीं है उसमें? अरे भाई पीटर, संभालो संभालो, निकलो ही छुए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। माफ करना, भावनाओं में बह गया था। काश काश कोई मुझे भी उन्हीं नजरों से देखता जिस नजर से वो तुम्हारी तरफ देखती है। अपना तो समर्पण और श्रद्धा भरी नजरों से। वैसे तुम्हारे शरीर में तो बिजली सी दौड़ती होगी, है ना? बिजली? बिजली नहीं, बिजली तो नहीं।
तो झुरझुरी झुरझुरी तो उठती होगी ना। अब ऐसा हो ही नहीं सकता वो तुम्हारी तरफ देखी और तुमने झुरझुरी ना उठे। हाँ हाँ, झुरझुरी उठती तो है, मैं दिन भर झुरझुराता ही तो रहता हूँ। लेकिन वो एक आदर्श महिला है। मेरे जैसा बदकिस्मत इंसान उसके बारे में कह रहा है, विश्वास करो तुमने बहुत पुण्य किए होंगे जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। खैर चलता हूं, लेट हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर? अरे भाई खैर से तो हो, क्या बीमारी हो गई? मुझे क्या होगा निकी, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। सच कहूं तो कभी कभी लगता है कि छोड़ो, अपनी प्रिय पत्नी को मेरा नमस्कार कहना, और हाँ हमारे बीच जो भी बातें हुई उसे मत बताना, वरना उसकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंचेगी। काश काश कोई मेरी संवेदनाएं भी समझ सकता। अरे भाई परेशान क्यों होते हो? एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी जरूर कोई ऐसी आई। हाँ बस इसी उम्मीद में जी रहा हूं निकी, वरना जीना तो फिजूल लगता है। सच कहूं तो कभी कभी मन करता है गले में फांसी लगाकर अरे मर भाई भी तो नहीं परेशान क्यों होते हो? तुम धीरज बनाए रखो और मैं चलता हूँ। हाँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? कौन समझेगी? वो समझी। अब बस देखना है कि कब समझेगी और कब मेरी बाहों में आएगी। फिलहाल अभी बहुत काम करने हैं, लेकिन मुझे नहीं, ये सारे काम करेंगे मेरे सहयोगी श्रीमान निकी साहब। आइए देखते हैं कैसे। आरीना, जरा पानी पिलाओ। अच्छा लगा। ओ हाँ, आज क्लब में अचानक पीटर स्म्यूरिंग से मुलाकात हुई। कौन? अरे पीटर, वो उस दिन बाग में मिले थे ना, सुंदर सजीला सा नौजवान, तुम्हारा याद नहीं? बहुत गंदा और घटिया आदमी था वो, बस इतना याद है। अरे भाई, अगर अपने बारे में उसके विचार सुनोगी तो ऐसी बातें नहीं कह सकोगी। उस बदमाश के विचार जाने मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वो तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा था। तुमसे बहुत प्रभावित हुआ है वो। कह रहा था कि तुम्हारी सुंदरता बहुत अच्छी है, तुम्हारी सुशीलता बहुत अच्छी है, और यहाँ तक कि उसने कहा कि तुम्हें किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं हैं, जैसे कि तुम्हारी आंखें और जिस अंदाज से तुम मुझे देखती हो वगैरह वगैरह। काफी कुछ कह रहा था तुम्हारे बारे में। लगातार ही कहता रहा बेचारा। खैर आरीना, बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट माय डार्लिंग। गुड नाइट। अच्छा सुनो, हाँ, इसके अलावा इसके अलावा और क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? किसने? पीटर ने? जो भी नाम हो उस घटिया आदमी का। वैसे क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? वही सब कुछ जो अभी मैंने तुम्हें बताया। लेकिन तुमने तो कहा वो लगातार कहता रहा। हाँ, सो तो है। लेकिन तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार कहता रहा तुम्हें चुप नहीं होना चाहिए, या तो तुम भी लगातार कहते रहो या फिर चुपचाप सो जाओ। अरे लेकिन तुम नाराज क्यों होती हो? वो तो बस यूं कहने लगा कि उसे मुझसे ईर्ष्या होती है। कहने लगा कि काश कोई उसे भी उन्हीं नजरों से देखता जिनसे तुम मुझे देखती हो। उसे कैसे पता कि मैं तुम्हें किस नजर से देखती हूँ? अरे वो दरअसल उस दिन बाग में जब हम मिले थे, तब शायद उसकी नजरों ने तुम्हें तब देख लिया होगा जब तुम्हारी नजरें मुझे देख रही थी, जिसकी वजह से मेरे बदन में छुरी सी दौड़ रही थी। झुरझुरी।
मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, और नहीं तो क्या, अब पूरे बदन में दौड़ रही थी। लेकिन तुम्हारी नजरें तो उस पर थी, फिर तुम ये कैसे देख सकते थे कि मेरी नजरें तुम पर है? जबकि असलियत ये है कि मेरी नजरें फूलों की तरफ थी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वो जानबूझकर मुझसे अपनी नजरें हटा रहा है। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से उठी होगी। अब तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। बहरहाल बात ये है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुझे लगा तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा, इसलिए तुम्हें बता दिया। जी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और बेहतर होगा तुम ऐसी बातें ना ही सुनाया करो। अरे भाई, तुम नाराज क्यों होती हो? वैसे कब मिल रहे हो उससे तुम? कल कल लंच पे। अब लंच पे तो कम से कम मेरे बारे में कोई बातें ना की जाए, कह देना उसे। बिल्कुल कह दूंगा। वैसे डिनर पे बताना मुझे क्या बातें हुई। बिल्कुल। गुड नाइट की। गुड नाइट माय डार्लिंग। हाँ, लेकिन मेरी तो बहुत ज्यादा बात नहीं। गुड नाइट माय लव। चाहिए। सच कहूं तो अपनी चमत्कारी शक्तियों को देखकर मैं खुद हैरान हूं। उसके दिल में मेरे लिए दिलचस्पी पैदा हो गई और मेरा नाम सुनते ही उसका दिल फड़फड़ाने लगा है, जबकि अभी 2 मिनट पहले वो मुझसे नफरत करती थी, क्योंकि उसके चरित्र में बहुत घटिया और गिरा हुआ गंदा आदमी था। वैसे सच कहूं तो सबसे कमाल की बात यह है कि जब ये सारी उपलब्धियां हो रही थी, तब मैं आराम से अपने घर में खुशबूदार टब में लेटकर आराम कर रहा था। वैसे कल का लंच लजीज तो था ही, साथ ही आरामदायक भी था। पीटर, लो। शुक्रिया शुक्रिया। क्यों बुलाया? अरे तुमने नोबोकोव का नाम सुना है? नोबोकोव कौन? अरे नोबोकोव का नाम नहीं सुना? बहुत मशहूर चित्रकार है। उन्हें किसी बड़े राजकुमार ने एक चित्र बनाने को कहा है, असाधारण रूपसी का। उन्होंने मुझसे पूछा है, मैंने कहा मैं एक ऐसी असाधारण रूपसी के बारे में जानता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं है यार मेरी उससे बात करने की। वैसे तुम क्यों नहीं बात करते अपनी श्रीमती से? किस बारे में? अरे इस चित्र का मॉडल बनने के बारे में। इतना अलौकिक सौंदर्य चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा। वैसे सच कहूं तो बड़े ही दुख की बात होगी और हमारा सौभाग्य मर जाएगा अगर ये चित्र अंकित नहीं हुआ। सोचो कितने शर्म की बात होगी ना ये। शर्म की? शर्म की तो बात होगी। क्या? तो क्यों नहीं बात करते अपनी श्रीमती से कि वो इस मॉडल बन जाए? करता हूँ। बात करके देखो। करता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ। ये तो लेते जाओ। अच्छा पता है, आज क्लब में पीटर मिल गया। कहने लगा कि कोई नोबोकोव नाम का पेंटर है, उसे किसी राजकुमार ने किसी असाधारण रूपसी का चित्र बनाने को कहा है। तो पीटर मुझसे कहने लगा कि क्यों ना मैं तुमसे बात करूं उस चित्र का मॉडल बनने के लिए। मेरे विचार से तो ये सब बकवास है, लेकिन उसने कहा किस तरह से था? क्या उसने एग्जैक्टली असाधारण रूप से शब्द इस्तेमाल किए थे? हाँ, ये तो कहा था उसने, और कह रहा था कि यदि विश्व को तुम्हारे सौंदर्य से वंचित रखा गया तो बड़े शर्म की बात होगी। हाँ, यही कहा था उसने। कुछ ज्यादा ही कह जाता है वो। वैसे यही शब्द कहे थे ना उसने, और कुछ तो नहीं कहा था? ओ हाँ, उसने अलौकिक सौंदर्य कहा था। अलौकिक सौंदर्य भूल गया था मैं। ये शब्द उसने कई बार कहा था। कई बार कहा था? लगातार? कुल कितनी बार कहा था उसने? 1 बार, 2 बार या कितनी बार? 1 मिनट सोचने दो।
माफ करना डार्लिंग, अभी तो याद नहीं आया। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से सारी बातें लिख लिया करो तो बेहतर होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो बाग में टहलने चले? चलिए। आओ। अच्छा वो क्या क्या नाम था उसका? क्या आपने मुझे उसके नजदीक देखा? क्या हमें कोई बातचीत हुई? नहीं मेरे प्रिय शिष्यों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विश्वास कीजिए ये फॉर्मूला बहुत पुराना है, और सच कहूं तो 2-3 हफ्ते तक ऐसे ही करिए, दिन प्रतिदिन उसका विरोध कमजोर होता जाएगा, कमजोर और ज्यादा कमजोर। हाँ, पता नहीं उसका दिमाग कहाँ भटक रहा होता है। शायद किसी औरत के साथ। औरत? कौन औरत? क्या उसने उसका नाम बताया? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मरते मर जाएगा लेकिन उसका नाम नहीं बदनाम होने देगा। इस मामले का तो बहुत पक्का है पीटर, इसीलिए तो दिन भर उसके बारे में बातचीत करने के बजाय तुम्हारे बारे में बोलता रहता है। सचमुच बिल्कुल भोदू है वो, और इसीलिए तो उस पर बड़ी दया आती है। छोड़ो, हमें क्या लेना देना उसे नहीं। वैसे कल डिनर पे बुलाया है ना उसे? नहीं, कल तो बिजी है। तो परसों बुला लो। परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते, अगले महीने कभी तो फ्री होगा वो। खाना खाता ही नहीं है क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि कह रहा था कि इधर बीच किसी जरूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इसलिए महीनों हमसे मिल नहीं पाएगा। और ये भी कह रहा था कि इस बार शायद उसको धीरज का फल मीठा मिलेगा। ओ हाँ, उसकी राय में तुम्हें स्टेज की अभिनेत्री बनना चाहिए। अभिनेत्री? मैं और अभिनेत्री? लेकिन क्यों, किस वजह से भाई? वो कह रहा था कि ओ हाँ रुको, अगर उसी के शब्दों में बताऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ हाँ, आराम से बताओ, कोशिश करो बिल्कुल वही बताओ जो उसने कहा था। हाँ हाँ, उसने कहा था कि ऐसी नारी जिसके पास ऐसा अलौकिक सौंदर्य, ऐसी बौद्धिक प्रखरता एवं एक ऐसी कोमल संवेदनशीलता हो, उसे हाउसवाइफ बना के रखना जघन्य अपराध है। हे भगवान, ऐसा कहा उसने? ऐसी नारी से रोजमर्रा के काम कराना कला संसार के प्रति अन्याय है। बस निकी, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकूंगी। कि ऐसी दैवीय प्रकृति को समय और आकाश के बंधनों में बांधना असंभव है। बस निकी बस। और आगे प्लीज कहता है चुप कि अगर मैं खुद कहीं व्यस्त ना हो जाता तो तुमसे तुम्हारी पत्नी को छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ भाई, ये देखो लिखा हुआ है मैंने। फिर तुमने क्या कहा निकी? मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि तुमने क्या कहा। अरे भाई मैं क्या कहता, मैंने कहा कि छीनने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ले जाओ, मैं उसके पीछे तुमसे कोई ड्यूल नहीं करूंगा। निकी प्लीज, अब उसके बारे में मुझसे कोई जिक्र ना करना, ना ही मेरे बारे में उससे कोई बात करना। लेकिन भाई मैं जिक्र करता कहाँ हूँ, हर बार तो वो जिक्र वही छेड़ देता है। एक दिन तो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें ठीक से समझता नहीं, जोर जोर से चिल्ला के कहने लगा कि वो नारी एक ऐसी खुशबूदार हवा का झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठियों में नहीं बांध सकते। वो नारी एक ऐसी आवाज है जो दीवार को छान कर पार चली जाएगी। वो नारी इतनी महान है कि अगर मैं तुर्गनेव होता तो उसे अपनी नायिका बनाकर एक उपन्यास लिख डालता जिसका नाम लिखता जज्बात की देवी या मचलती आरज़ू। भाई तुम मानोगी नहीं, वो इतना अजीब है, मैं सोचता हूँ कभी कभी कितना अजीब है। मेरे प्रेम पत्र को पहुंचा रहा है स्नेह भरे चुंबनों के साथ, और मुझे अजीब कह रहा है ना अजीब बात। वैसे अब गौर करिए कि अब हम लोग कहानी में कहां तक आ गए। अब वो बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही, क्योंकि उसको लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं हूं जो उसे समझ सकता हूं, अंडरस्टैंड कर सकता हूं। सच कहूं तो बोलता उसका पति
लेकिन शब्द मेरे होते हैं, मेरे शब्द उसके कान में गूंज रहे होते हैं, हर कानों से दिल में उतरकर मीठा मीठा रस घूमते हैं। है ना बहुत अजीब बात? वैसे ये रस मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी। अब आप ये देखिए कि मैं कैसे अपना आखिरी वार करता हूं, क्योंकि यहां पर रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती और मैं तो बेरहम आदमी हूं ही। वैसे आप लोगों में से जिनके भी दिल कमजोर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप यहां से अपनी आंखें हटा लें, वरना दिक्कत हो सकती है। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, एक शब्द भी नहीं, कुछ नहीं। भाई, उसने भी तो यही कहा है, उसने भी तो यही कहा है कि भगवान के लिए मैं उसके बारे में तुमसे कोई बातें ना करूं। उसे डर है कि कहीं उसका दुख सुनकर तुम भी दुखी ना हो जाओ। क्या? बहुत दुखी है वो? हाँ, बहुत ज्यादा दुखी, आंखें वीरान, दिल परेशान, न खाता है न पीता है, दीवानों की तरह गुमसुम सा पड़ा रहता है। हे भगवान, लेकिन उसे हुआ क्या है? वही अकेलापन, तन्हाई। कह रहा था कि इस संसार में उसका कोई नहीं, न कोई रिश्तेदार, न कोई माता पिता, न कोई ऐसा साथी जो उसे ठीक से समझ सके। लेकिन क्या उसे पता नहीं कि मैं हम उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं? क्या उसे पता नहीं कि हम उसे कितना चाहते हैं, कितना कितना पसंद करते हैं? क्या उसे पता नहीं कि हम उसके लिए कितना तड़पते हैं, हम दोनों ही? कहा तो है मैंने उससे, और एक नहीं दसियों बार कहा है उसे कि आए हमारे साथ रुके, कभी हमारे साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन हर बार इनकार कर देता है। कहता है कि अगर हमारे साथ बैठकर खाएगा तो हमें भी दुखी कर देगा। इसीलिए तो इधर भी किसी से मिलता जुलता भी नहीं बेचारा, और जब अकेलापन खाने को आता है तो रातों में उसी वीरान पार्क में टहलने चला जाता है। कितने बजे? वही रात के 8 से 9 के बीच। ओ हाँ, बोस्कोव दंपति ने हमें आज नहीं, कल रात खाने पे बुलाया, तो मैंने 8 बजे का बोल दिया है, ठीक है ना? नहीं, मुझे सोफिया आंटी को देखने जाना है, वो थोड़ा बीमार है। मैं आ जाऊंगी थोड़ा लेट, 9 सवा 9 बजे तक। हाँ, ये भी ठीक है। तो बोस्कोव दंपति से मिल ले एक बार। चलिए। चल। नहीं प्लीज, तालियां नहीं बजाइएगा मेरे लिए। वैसे सच कहूं तो इस उपलब्धि का श्रेय सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरे सहयोगी श्रीमान निकी साहब को भी जाता है। अब कैसे? उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि वो सीधा खिंचते 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 मेरे पास आ गई, वो भी बिना किसी गाड़ी के, पैदल दौड़ते दौड़ते। लो, आ गई। एक मिनट। वैसे आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कोई नॉवल वगैरह पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आगे के दृश्य बहुत व्यक्तिगत होने वाले हैं और मैं एक भद्र पुरुष हूं आखिर। मेरी जान, मेरी हंसी ख्वाबों की ताबीर, मेरे दिल में जो अरमान मचल रहे थे, आज वो होठों पर आना चाहते। मैं आज तुमसे कह देना चाहता हूं। नहीं, कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। मुझसे कुछ सहा नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरे दिल की बात नहीं सुन लोगे। पिछले कई हफ्तों से मैं तड़प रही हूं, छटपटा रही हूं। तुमने बहुत छल बल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं जगा डाली।
जो कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करूं, जो मेरे सीने में पिछले 7 वर्षों से दबी पड़ी थी। पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन तुमने मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत का ऐसा जुनून पैदा कर दिया है जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन में छुपे अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पे हाथ रखा, मैं हार गई। इसलिए मैं यहीं खड़ी हूँ पीटर, तुम्हारे सामने, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात मुझे और कहनी है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत रोमांटिक और पैशनेट नहीं है। हमारे वैवाहिक जीवन में अगर आसमान को छूने वाला आनंद नहीं, तो पाताल की गहराई वाली निराशा भी नहीं। हमारा जीवन एक समतल जीवन है, सहज और सीधा साधा। वो मुझसे दिल से प्यार करता है, मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है। इन सारी स्थितियों को स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन में खुश हूं, संतुष्ट हूं। मुझे पता है एक बार तुम्हारी बाहों में जाने के बाद मेरा वैवाहिक जीवन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस पर मैं इतनी कमजोर और स्वार्थी हूं कि कोई फैसला भी नहीं कर सकती। इस पर मुझे तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता का सहारा है। इसलिए फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ प्रियतम। एक ही प्रार्थना है, मेरे साथ खिलवाड़ मत करना। हालांकि यदि करोगे भी तो मैं इनकार नहीं कर सकूंगी। अगर तुम्हें मेरे जिस्म की हसरत है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपना मुंह उधर मोड़ लो। मैं चुपचाप चली जाऊंगी और तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आऊंगी और ना ही बात करेंगे। इस छोटी सी मोहब्बत की खुशनुमा याद के सहारे मैं पूरा जीवन काट लूंगी। मैं प्रतीक्षा में खड़ी हूं। ईश्वर तुम्हारा भला करे पीटर। भगवान तुम्हें वही खुशी दे जो तुमने मुझे अभी भी दी है। हाँ, तो दूसरों की वीडियो का भूतपूर्व शिकारी पीटर स्म्योरिच उस दिन के बाद से बिल्कुल बदल गया। अब उसकी दिलचस्पी का दायरा केवल अविवाहित और अकेली महिलाओं तक ही। और इसीलिए एक दिन उसकी जिंदगी में भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील कन्या का आगमन हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। आज पीटर बहुत खुश है, सिवाय इसके कि कभी कभी कोई चुस्त दुरुस्त जवान आके उससे कहता है, आपकी पत्नी असाधारण रूप से सुंदर और सुशील है श्रीमान। तो जैसे ये था हमारा पहला प्ले शिकारी, जिसे लिखा था एंटोन चेखव ने। अब हमारा 10 मिनट के बाद दूसरा शो है जो मंटो की कहानी खोल दो, और काफी अच्छा नाटक है और इन्होंने काफी मेहनत की है कलाकारों ने। तो बस 10 मिनट के बाद हमारा अगला शो शुरू होगा।
और 8 घंटों बाद मुगलपुरा पहुंचे। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुताबिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन की आंखें खुली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों, बच्चों का एक मुतलाजिम समुंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गई। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। उसे कोई देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होश व हवास सल थे, उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की आंखें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, रात, गोलियां और सकीना। सकीना, 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 मेरी सकीना, 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 सकीना। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान और इकलौती बेटी का कोई पता ना मिला। हर तरफ धांधली सी मची हुई थी। कोई अपनी मां ढूंढ रहा था, कोई बीवी, कोई बहन तो कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि आखिर सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई थी। सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जम जाता है, जिसकी सारी अतरियां बाहर निकली हुई थी। इसके आगे और वो कुछ नहीं सोच सकता था। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा, मगर सकीना कहाँ थी?
जिसके मुतल्लिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था। मुझे छोड़ो और सकीना को लेके जल्दी यहाँ से भाग नहीं। जाओ। मैंने कहा मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा छोड़ो मुझे। नहीं। सकीना को लेके जल्दी यहाँ से नहीं। भाग जाओ, भाग जाओ। सकीना, सकीना भागो यहाँ से। सकीना भागो। सकीना, सकीना अभी उसके साथी तो थी। दोनों नंगे पांव भागे जा रहे थे कि अचानक सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था और बस उसे उठाने ही जैसे सिराजुद्दीन झुका। मेरा दुपट्टा मेरा नहीं है बच्चे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए दुपट्टे को, छोड़ दीजिए। सकीना, 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 सकीना। ये तो सकीना का वही दुपट्टा है, लेकिन सकीना कहाँ है? क्या मैं सकीना को अपने साथ स्टेशन ले आया था? क्या वो मेरे साथ ही गाड़ी में सवार थी? जब गाड़ी रोक दी गई और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या मैं बेहोश हो गया? जो वो लोग सकीना को उठा के लेके चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सकीना, 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 सकीना। सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, मगर जवाब कोई नहीं था। उसे हमदर्दी की जरूरत थी, मगर यहाँ जितने लोग थे सभी को हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने जवाब न दी। 6 रोज के बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। 6 नौजवान थे जिनके पास बंदूकें थीं, लारियां थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं देकर अपनी बेटी का हुलिया बताया। भाई साहब, आपने मेरी बेटी को देखा? मेरी बेटी सकीना, उसका गोरा रंग है भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। भाई साहब आपने देखा? बाल उसके स्याह हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। भाई साहब आपने देखा? उसकी उम्र 17 बरस के करीब है। भाई साहब उसके दाहिने गाल पे एक मोटा तिल है। मेरी इकलौती लड़की है भाई साहब, मेरी इकलौती लड़की, मेरी सकीना। कोई उसे ढूंढ लाए, कोई उसे ढूंढ लाए, कोई उसे ढूंढ दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में तुम्हारे पास होगी। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में तुम्हारे पास होगी। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में तुम्हारे पास होगी। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में तुम्हारे पास होगी। आठों रजाकार नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेलियों पर रखा, अमृतसर गए, कई औरतों, कई मर्दों और बच्चों को निकाल के महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर सकीना कहाँ थी? किसी को ना मिली। एक रोज वो किसी खिदमत के लिए अमृतसर जा रहे थे, जहां छड़टा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। सकीना! 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 सकीना रुक जाओ।
रुको सकीना, सकीना रुको, हमारी बात सुनो सकीना। सकीना रुको, सकीना, सकीना रुक जाओ, सकीना मैं कहता हूँ रुको। रुको सकीना, रुको, सकीना रुक जाओ, रुको। तुम सिराजुद्दीन की बेटी सकीना हो? क्या तुम सिराजुद्दीन की बेटी सकीना हो? हाँ हाँ, मैं सिराजुद्दीन की बेटी सकीना हूँ। आठों रजाकार नौजवानों ने सकीना की हर तरह से दिलजोई की। उसे दूध पिलाया, उसे खाना खिलाया, उसे दिलासा दिया। कई दिन गुजर गए मगर सिराजुद्दीन की बेटी सकीना का कुछ पता नहीं चला। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों का चक्कर काटता रहता और देर रात तक उन रज़ाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में वो उसे ढूंढ निकालेगी। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा और भागा भागा उनके पास गया। भाई साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में तुम्हारे पास होगी। भाई साहब, मैंने आपको बताया था ना, उसके दाहिने घाट पे मोटा तिल है। कुछ पता चला उसका? अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में उसे ढूंढ निकालेंगे। भाई साहब, आपको कुछ पता चला? अरे कहा ना, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में से ढूंढ निकालेंगे। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में उसे ढूंढ निकालेंगे। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में उसे ढूंढ निकालेंगे। वहीं जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसी कैंप के बाहर अचानक कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 लोग कुछ उठाए लिए आ रहे थे। दरियाफ्त करने पर मालूम चला कि रेलवे लाइन के पास एक लड़की की लाश पाई गई है। वे लोग उसे ही उठा कर ले आ रहे हैं। सिराजुद्दीन कुछ देर तक तो उनके पीछा करते करते अस्पताल पहुंचा और फिर अस्पताल के बाहर लगे खंभे से टिक कर काफी देर तक खड़ा रहा। बहुत हिम्मत बांधने पर वो आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के अंदर गया। अंदर कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। सकीना, 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 अरे ये तो मेरी बेटी सकीना है। सकीना, सकीना, अरे ये तो मेरी बेटी सकीना है। अरे भाई क्या हुआ? मैं इसका बाप हूँ। ये मेरी बेटी सकीना है। सकीना, हटो जरा। नर्स, सुनो जरा, खिड़की खोल दो। अचानक सकीना के
मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। उसने अपना इज़ार बंद खोला और अपनी सलवार नीचे सरका दी। जिंदा है, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर ये सब देख के सिर से पांव तक पसीने में गर्क हो गया।